भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसा प्रश्न लाया हूं जो आपके फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। और मैं इसलिए ये वीडियो लाया हूं ताकि दोनों कोई को यह क्वेश्चन जो भी है 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो में है, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस आपको समझना है, देखना है। और अगर आप नहीं समझ पाइएगा, नहीं देख पाइएगा तो फिर आपका एग्जाम में भी कुछ होने वाला। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, जलना। जलना भी एक प्रकार का इंजरी ही है, घाव ही है, ठीक है। तो बर्न के बारे में, जलना के बारे में आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो जलना के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आपको जलना के ऊपर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग को बता देना है, चाहे फर्स्ट ईयर है चाहे सेकेंड ईयर। देखिए, आप लोग को प्रॉब्लम कहाँ होता है प्रश्न को याद करने में। आप लोग सोचते हैं कि टोटल प्रश्न को हम एक बार में ही याद कर लें, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आप प्रश्न को क्या कीजिए, एक एक प्रश्न को तोड़िए। जैसे आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में देखते होइएगा कि पहले पूछता है ए में व्हाट इज बर्न, यानी जलना क्या है, जलना को परिभाषित कीजिए, 1-2 नंबर का रहता है। उसके बाद रहता है कि रूल्स ऑफ 9 को बताए रहता है, और उसके बाद रहता है जलना का नर्सिंग प्रबंध बताए। 3 क्वेश्चन है ना। अब आप लोग को प्रॉब्लम क्या होता है कि आप सोचते हैं कि तीनों क्वेश्चन को जो है हम लोग एक ही बार में याद कर ले, ऐसा नहीं। पहले आप ये समझिए जलना क्या होता है, ठीक है। फिर ये समझिए जलने का रूल्स ऑफ 9 क्या है, जलने का प्रकार पूछा जा सकता है, प्रकार याद रखिए। मतलब अलग अलग क्वेश्चन को डिवाइड करके याद रखिए, जिससे होगा ये कि क्वेश्चन तो छोटा छोटा हो ही जाएगा, साथ में क्वेश्चन छोटा होने के साथ में आपको याद करने में भी सही रहेगा। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चाहे जलना का प्रकार पूछ ले, चाहे जलना का नर्सिंग प्रबंध पूछ ले, चाहे जलना का कारण पूछ ले, चाहे जलना का प्राथमिक सहायक पूछ ले, तो कुछ भी पूछे, आपको अगर पता है तो आराम से बता पाएंगे। और अगर खिचड़ी एक ही बार में सोचते हैं सब चीज़ याद कर लेंगे तो कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे पढ़ते हैं, चीज़ों को अलग अलग डिवाइड कीजिए, पार्ट बाय पार्ट में बांटिए, फिर उसको पढ़िए, समझिए, तो आपके लिए बेटर होगा। समझ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले जलना होता क्या है। माय डियर, जलना के परिभाषा, त्वचा पर अत्यधिक गर्म वस्तु, द्रव या इलेक्ट्रिसिटी से बने घाव बर्न इंजरी कहलाते हैं। देखिए, जलने का मतलब होता है कि कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा सामान, कोई ऐसा जो है तत्व जिसके संपर्क में आने से व्यक्ति को जो है घाव लगता हो। समझ गए। जैसे जैसे बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे तेजाब हो गया, तेजाब से भी व्यक्ति जल जाता है। समझ गए। गर्म वस्तु हो गया, जैसे आप रड जो होता है, लोहा को गर्म कर दीजिए, किसी को हाथ में सटा दीजिए, जल जाएगा, तो ये हो गया। करेंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइन का तार, इसमें भी करेंट, इसमें भी आग जैसे होता है गुण, छूते ही जो है जल जाता है व्यक्ति। तो ऐसा ज्वलनशील, ऐसा गर्म वस्तु या फिर ऐसा जो है आग का स्रोत जिसके संपर्क में आने से व्यक्ति के घाव लग जाता हो, वह जलना कहलाता है, जला हुआ इंजरी कहलाता है। समझ गए बातों को। चलिए, अब जलना का प्रकार, आपसे जलना का परिभाषा समझ गए कि जलना क्या होता है। अब जलना का आपसे जो है वर्गीकरण पूछ सकता है, जलना का वर्गीकरण पूछ सकता है। वर्गीकरण मतलब जलने को जो घाव होता है वह किस आधार पर जो है घाव को बांटा जाता है। मतलब बर्न वाउंड यानी जलने वाला घाव को घाव की गहराई के आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जाता है। समझ गए। जैसे जलने के प्रकार में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एक होता है फर्स्ट डिग्री, एक होता है सेकेंड डिग्री, एक होता है थर्ड डिग्री। बस ये 3 प्रकार के जला हुआ होता है। कोई व्यक्ति अगर फर्स्ट डिग्री में जला है, मतलब सुपरफिशियल बर्न है, तो उसका सिर्फ जो है केवल एपिडर्मिस भाग जला रहता है, मतलब सिर्फ स्किन का ऊपरी भाग प्रभावित रहता है। समझ रहे हैं बातों को। जबकि दूसरा है डीप पार्शियल बर्न। डीप पार्शियल बर्न के मतलब है कि हल्का आंशिक, ठीक है, आंशिक गहरा हुआ जला हुआ सेकेंड डिग्री बर्न होता है। यह एपिडर्मिस के साथ, मतलब ऊपरी त्वचा के साथ आंशिक रूप से निचले त्वचा भी, अपर लेयर भी प्रभावित होता है। मतलब जिसमें सेकेंड डिग्री है तो इसमें ऊपर के त्वचा तो पूर्ण रूप से प्रभावित होगा ही होगा, बट ऊपर के प्रभावित होते हुए नीचे के भी जो है त्वचा को प्रभावित करता है, तो उसे हम लोग डीप पार्शियल मतलब आंशिक गहरा जला हुआ कहते हैं। ठीक है। सेकेंड है फुल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस बर्न इसी को थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं, जिसमें होता है कि गहरा रूप से जला हुआ या पूर्ण जला हुआ। इसमें डर्मिस एपिडर्मिस दोनों पूर्णतः जला हुआ होता है, साथ में सबक्यूटेनियस वसा यानी मांसपेशी तंत्रिका तंतु भी प्रभावित रहता है। यानी थर्ड डिग्री के अगर कोई व्यक्ति जला हुआ होता है किसी पार्ट में, मान गए हाथ ही जला हुआ है, तो किसी व्यक्ति का हाथ भयंकर जलने का मतलब है कि ऊपरी त्वचा तो एकदम नष्ट ही है,
साथ में निचली जो त्वचा है वह भी नष्ट है, और आंतरिक रूप से भी यह घाव जो है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। एक बार समझ लीजिए, देखिए जैसे ए है ऊपरी वाला, ठीक है, ए है ऊपरी का लेयर, ए है बीच वाला लेयर, ठीक है, और ए है सबसे आंतरिक लेयर। आंतरिक लेयर में आपको पता है कि नर्व भी होता है, ठीक है, मसल्स भी होता है, ओके। इसमें जो है तंत्रिका, मांसपेशी, सबक्यूटेनियस वसा सब होता है आंतरिक लेयर में। मान गए यह ऊपरी वाला स्किन है तो हल्का फल्का जरा होगा, सुपरफिशियल बर्न होगा, फर्स्ट डिग्री का होगा, मतलब हल्का फल्का प्रभावित होगा। इसमें सिर्फ केवल एपिडर्मिस भाग यानी ऊपरी वाला भाग प्रभावित होगा। नहीं देखते हैं कि किसी व्यक्ति का हल्का सा झुलस जाता है तो सिर्फ में ऊपरी त्वचा पर जो है देखते होइएगा कि फोड़ा निकल जाता है पानी वाला, और सिर्फ ऊपर से जो है ड्राई हो जाता है, स्किन लाल हो जाता है, सिर्फ ऊपर वाला। तो ये होता है फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री में होगा कि देखिएगा कि किसी को ऊपर पूर्ण रूप से जल गया रहता है, साथ में नीचे से पानी जो है थोड़ा बड़ा बड़ा निकल जाता है, तो वह होता है कि वह सेकेंड डिग्री का होता है, जिसमें यह आंतरिक लेयर में बीच वाला लेयर में आता है। और जिसी को पूर्ण रूप से जला हुआ होता है थर्ड डिग्री, तो उसका देखते होइएगा कि पूर्ण रूप से जल जाता है, मांस दिखने लगता है अंदर का। तो मतलब क्या हुआ कि ऊपर का भी जल गया, बीच वाला भी जल गया, और नीचे दिख रहा है मतलब निचला वाला भी प्रभावित है, जिसमें नर्व, मांसपेशी, वसा सब कुछ होता है। तो यह 3 लेयर में जो है जला हुआ होता है। तो तीनों आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, अगर आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में देखिए। अब जलने का कारण, तो देखिए जलने का कारण बहुत सारा कारण हो सकता है। कारणों के आधार पर जो है अलग अलग प्रकार से जो है व्यक्ति जलता है। कैसे? तो मान गए थर्मल बर्न। थर्मल बर्न का मतलब होता है कि तापीय जला। तापीय मतलब होता है कि जिसमें ताप बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हीट हो। तो जैसे गर्म पानी हो गया, यह भी बहुत ज़्यादा हीट रहता है इसमें। तेल हो गया, गर्म तेल हो गया, खौलता हुआ तेल हो गया, तो उसमें भी तापमान बहुत ज़्यादा हीट रहता है। गर्म प्रेशर, प्रेशर जो होता है इलेक्ट्रिक वाला, उसमें डायरेक्टली आग नहीं रहता है, बट वो इतना ज़्यादा हीट रहता है, इतना ज़्यादा उसमें ताप रहता है कि वह व्यक्ति को झुलसा देता है, जला देता है। तो ये थर्मल बर्न होता है, जिससे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से घाव लग जाता है, तो वो जो है थर्मल बर्न होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बर्न का मतलब है कि बिजली से जो व्यक्ति जल जाता है, झुलस जाता है, वह इलेक्ट्रिक बर्न कारण बनता है। केमिकल बर्न का मतलब है कि तीव्र एसिड, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा पावरफुल अम्ल सब है जिसके रिएक्शन से व्यक्ति के जल जाता है। क्षार से जलना, ठीक है, यानी एसिड बेस भी जो है जो व्यक्ति को जला देता है। जैसे तेजाब हो गया, तेजाब देखते हैं जहाँ रख दीजिए वह खौला खींच लेता है चमड़ा को, तो वह भी एक प्रकार के केमिकल बर्न ही है, रासायनिक पदार्थ ही हैं, ठीक है। इनहेलेशन बर्न का मतलब होता है कि जैसे कोई गर्म चीज़ों को हम श्वास के जरिए खींच लेंगे तो उससे भी जो है व्यक्ति झुलस जाता है, अंदर का श्वास नली झुलस जाएगा, ठीक है। फायर बर्न, आग से जलना। अब ये सारा चीज़ हो गया। अब कुछ ऐसे कारण होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली व्यक्ति का घर में आग लग गया, गैस फट गया, ठीक है, तो डायरेक्टली आग के संपर्क में आने से व्यक्ति जल जाता है। डायरेक्ट संपर्क आग से होने से फायर बर्न, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण है, इलेक्ट्रिक बर्न, थर्मल बर्न, केमिकल बर्न, इनहेलेशन बर्न, फायर बर्न, ये सब बर्न का कारण मैंने बता दिया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन सब कारणों से व्यक्ति जलता है। तो ये सब चीज़ हो गया, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जलने के बाद व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं। तो बर्न से होने वाले पैथोफिजिकल लॉजिकल बदलाव मतलब लक्षण, कि जलने के बाद व्यक्ति में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जलने के कारण बने घाव से निम्न शारीरिक बदलाव होते हैं। जलने के बाद व्यक्ति में अलग अलग बदलाव दिखे जाते हैं। अब यह बदलाव कहिए या लक्षण कहिए, बात वही है, समझ गए। तो आपसे एग्जाम में जले हुए मरीज का लक्षण पूछे या फिर बदलाव पूछे, परिवर्तन पूछे, वही बातें हैं। चलिए हम लोग लक्षण देखते हैं। तो एक जला हुआ पेशेंट में बहुत ज़्यादा तरल की मात्रा कम जाता है। अब जैसे मानिए कि जिस चीज़ में नमी है उसको आग पर रखिएगा तो नमी को ख़त्म कर देता है आग, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में तरल बहुत ज़्यादा है। अब आग से संपर्क में आएगा, व्यक्ति जलेगा तो ऑटोमेटिक है उसका बॉडी से तरल कमेगा, यानी हाइपोवॉल्यूमिक होगा। हाइपोवॉल्यूमिक मतलब आयतन कमेगा तरल का, तो उसे हाइपोवॉल्यूमिक कहते हैं। शरीर से फ्लूइड यानी तरल की कमी होना, पहला लक्षण हाइपोवॉल्यूमिक का होता है, यानी शरीर से तरल का कमना, पहला लक्षण, समझ गए। उसके बाद कार्डियक आउटपुट में कमी हाइपोवोलेमिया के कारण। अब जैसे ही व्यक्ति के बॉडी में तरल कमता है तो जो हार्ट का आउटपुट रेट होता है, जो रिजल्ट हार्ट को देना चाहिए, वह कम जाता है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर से तरल का नष्ट होता है, ठीक है। तो तरल के नष्ट होने के कारण कार्डियक आउटपुट में भी कमी हो जाती है, ओके। एडीमा मतलब व्यक्ति के शरीर में जैसे ही तरल की कमी होती है तो तरल का डिमांड बढ़ जाता है, व्यक्ति में सूजन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये शारीरिक परिवर्तन कहिए, लक्षण कहिए, ये सब दिखने को मिलता है।
आगे है हाइपोनेट्रीमिया, मतलब एक्यूट फेज के दौरान। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है कि सोडियम की मात्रा कम जाना, समझ गए। व्यक्ति जलता है तो उसके शरीर में तरल कम होता है, हाइपोवोलेमिया होता है। अब इस कंडीशन में हाइपोवोलेमिक शॉक भी लग सकता है। मान के गंभीर जल गया है मरीज, तो गंभीर जलेगा तो उसके बॉडी से लगभग सारे के सारे तरल नष्ट हो गया रहेगा, तो उस कंडीशन में हाइपोवोलेमिक शॉक भी लग जाता है, यानी तरल के कमी के कारण व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है, तो ये भी लक्षण होता है। व्यक्ति में हाइपोनेट्रेमिया ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है तरल में ही हमारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब मिला होता है। तो जैसे ही तरल नष्ट होगा तो आपके बॉडी में हाइपोनेट्रेमिया होगा, सोडियम की कमी होगा, और जैसे ही सोडियम की कमी होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, ठीक है। तो हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है। हाइपरकैलेमिया होता है। हाइपरकैलेमिया के मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो कैलेमिया है, पोटेशियम की मात्रा है, वह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइपोथर्मिया मतलब त्वचा द्वारा शारीरिक तापमान नियंत्रण नहीं कर पाता है, क्योंकि आपके बॉडी से त्वचा तो नष्ट हो चुका है, जल चुका है, तो ऐसे में हमारा बॉडी का तापमान को नियमन कौन करता है? त्वचा ही करता है, ताप से सुरक्षा देता है, मेंटेन करता है। तो अब आपके शरीर में स्किन है ही नहीं, जल चुका है, तो इस कंडीशन में हाइपोथर्मिया होगा, तापमान बहुत ज़्यादा कम जाएगा, बॉडी तापमान को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा, समझ गए, क्योंकि स्किन है ही नहीं। तो ये भी लक्षण देखने को मिल सकता है। ओके, सिस्टमैटिक प्रभाव यानी बर्न परसेंट व्यापक, यानी 20% से ज़्यादा होने पर व्यक्ति में ज़्यादा समस्या होता है, ठीक है। इसके सिस्टमैटिक प्रभाव और जटिलता जैसे एस्केमिया होना, टिश्यू हाइपोक्सिया होना, यानी ऑक्सीजन कम जाना बॉडी में, एस्केमिया मतलब रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाना, तो ये सब, तथा रेस्पिरेटरी फेलवर हो जाना। और इस कंडीशन में व्यक्ति का रेस्पिरेटरी फेल भी हो जाता है। अगर गंभीर जला हुआ है तो श्वसन भी फेल हो जाता है, व्यक्ति का किडनी फेलवर भी हो जाता है गंभीर जला हुआ में, क्योंकि शरीर से जैसे ही तरल नष्ट होता है तो किडनी को तो भाई तरल चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए प्यूरिफाई करने के लिए, और उसको तरल मिलेगा ही नहीं किडनी को, तो किडनी तो धीरे धीरे स्लो हो ही नहीं जाएगा, तो फेल कर जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर कोई मरीज़ जला हुआ है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तरल पीने को देना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको तरल मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि उस पर हाइपोवोलेमिक ना आए, हाइपोवोलेमिक शॉक ना लगे। साथ में पेशेंट को देखभाल में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने का खतरा रहता है, जला हुआ है तो उसको देखभाल करना चाहिए। तो बहुत सारे तमाम लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ओके, अब आपसे एग्जाम में लक्षण देख लिए, समझ गए, प्रकार देख लिए। अब आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि बर्न पेशेंट जानने का तरीका। बर्न वाउंड के असेसमेंट में प्रमुख कार्य बर्न पेशेंट यानी टोटल बॉडी सरफेस एरिया जानना है। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कोई मरीज कितना ज़्यादा जला हुआ है, आप घाव की मात्रा, घाव का आकलन कैसे करेंगे कि मरीज कितना ज़्यादा जला हुआ है। तो उसके लिए रूल्स ऑफ 9 होता है। रूल्स ऑफ 9 के हम इस्तेमाल करके हम घाव का आकलन करते हैं, बाउंड का असेसमेंट करते हैं कि व्यक्ति कितना ज़्यादा जला हुआ है, उसके बॉडी पार्ट, समझ गए, यानी उसके बॉडी में व्यक्ति कितना ज़्यादा जला हुआ है। अगर हमें घाव का निर्धारण करना हो तो उसके लिए रूल्स ऑफ 9 हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर बर्न परसेंट जानना हो तो उसके लिए रूल्स ऑफ 9 होता है, जो ये बताता है कि व्यक्ति कितना गंभीर रूप से जला हुआ है, कितना % बॉडी का भाग जला हुआ है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए वो रूल्स ऑफ 9 हम आपको समझा ही देते हैं, ठीक है। चलिए अब उसी के लिए है, रूल्स ऑफ 9 हो गया, यह निम्न प्रकार से प्रयुक्त होता है। रूल्स ऑफ 9 कैसे कैसे प्रयुक्त होता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हेड है, देखिए सर है, कोई व्यक्ति है, अगर व्यक्ति का आगे और पीछे का सर जला होगा तो एंटेरियर और पोस्टेरियर मतलब आगे और पीछे वाला भाग अगर जला है तो माना जाता है कि व्यक्ति 9% जल चुका है, ठीक है। अगर व्यक्ति का छाती जल चुका है आगे और पीछे का, तो ये माना जाता है कि व्यक्ति 18%, इसी को हम लोग जो है धड़ भी कहते हैं, ठीक है, धड़ भी कहते हैं। व्यक्ति आगे पीछे से 18% जला हुआ होता है, कब? जब उसके धड़ यानी छाती बॉडी जो है आगे और पीछे से जला होता है, तो 18%। ओके, अगर मान के व्यक्ति जो है सर के साथ साथ नीचे छाती तक जला हुआ है तो 9 और 18 27%, ठीक है, यानी आगे और पीछे से छाती से लेके सर तक जल चुका है तो 9 और 18 27% जला हुआ माना जाता है, ठीक है। आगे है, अब यहाँ पे देख लीजिए एब्डोमिनल, एंटेरियर और पोस्टेरियर, यानी पेट आगे और पीछे से जो है माना जाता है कितना? 18%, ठीक है। यानी अगर व्यक्ति का धड़ जिसे हम लोग कहते हैं यह भी आगे और पीछे यह भी 18% माना जाता है, ठीक है। अब आगे है अपर लिम्स। अपर लिम्स का मतलब होता है एंटेरियर। अपर लिम्ब मतलब दोनों हाथ, समझ गए, एक हाथ एक साइड का लिम्ब जगह होगा
9 18% ये भी होता है, समझ गए। लोअर लिम्ब की बात किया जाए निचले अंगों का तो 18 36% होता है और जेनिटल एरिया 1% होता है, समझ गए चीज़ों को। तो इस प्रकार से हमें जो है देखना है कि कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा जला हुआ है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, डिस्कस कर लीजिए। बर्न का मैं पहले भी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, अभी भी पढ़ा चुका हूँ, तो ज़्यादा समय देना ठीक नहीं है। अब जले हुए घाव का हम प्राथमिक देखभाल फर्स्ट एड कैसे करेंगे। तो जीएनएम जो भी फर्स्ट ईयर वाले हैं मैंने आपको प्रकार बता दिया, रूल्स ऑफ 9 भी बता दिया, जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं ध्यान से देखिए। साथ में आप सभी से प्राथमिक देखभाल भी पूछ सकता है कि जले हुए मरीज का प्राथमिक देखभाल कैसे करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले जो जला हुआ है घायल है उसको दिलासा देंगे, उसको सहारा देंगे। घायल ने अगर अंगूठी पहिरा हो, घड़ी चूड़ी जूते आदि पहन रखे हो तो ध्यानपूर्वक उतार दे, समझ गए। अगर एक्स्ट्रा चीज़ें अगर घायल पहन लिया है ये सब चीज़ें तो उसको हटा दे, उतार दे। जला हुआ भाग अगर गर्म है और दर्द हो तो उस पर ठंडा पानी डाले जब तक कि दर्द से राहत ना हो। और पेशेंट का कराह रहा है, जला हुआ भाग है, बहुत ज़्यादा उसको लहर मार रहा है, वहाँ पे गर्म महसूस हो रहा है तो ठंडा पानी से राहत दिला सकते हैं, ठीक है। जले हुए भाग पर अगर कपड़े हो तो उसे उतारने की कोशिश न करें, इससे त्वचा भी हट सकता है। अब कोई व्यक्ति जला हुआ है, आप उसे प्रथम बार देख रहे हैं, प्राथमिक सहायता देना है, तो व्यक्ति जला हुआ है, उसके बॉडी पर कपड़ा है, कपड़ा भी जला हुआ है, बॉडी भी जला है, तो वह कपड़ा उतारने का प्रयास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर कपड़ा उतारिएगा तो कपड़ा के साथ उसका बॉडी भी जला है, तो हो सकता है उसका बॉडी के स्किन भी खींच सकता है कपड़ा के साथ में, तो इसलिए जो है उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। पांचवा है जले हुए भाग पर कुछ न रखे। अब जो जला हुआ भाग है उस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें न रखे। जले हुए भाग जो है कि विसंक्रमित ड्रेसिंग से पट्टी करें। जो जला हुआ भाग है चाहे तो उसको, अगर आप फर्स्ट एड है तो आपको ड्रेसिंग करना आता है तो आप जो है उसे फर्स्ट एड ड्रेसिंग कर सकते हैं। आघात का उपचार करें। ऐसे स्थिति में जो शॉक लगा है आघात, उस आघात का उपचार, शॉक लगा है क्योंकि अभी ऊपर देखें कि पेशेंट को तरल कमी होने से उसको शॉक लग सकता है, बेहोशी आ सकता है, तो उसको उपचार करें, ठीक है। यदि घायल अनकॉन्शियस है, मतलब घायल व्यक्ति अगर अचेत है, बेहोश हो चुका है, तो उसका वायु मार्ग खोले और आवश्यक हो तो बचाव प्रणाली ABC, ठीक है, को पूरा करे, यानी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को पूरा करे। घायल को रिकवरी पोजीशन में रखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह रिकवरी हो सके। घायल को तुरंत प्राथमिक उपचार बनाते हुए अस्पताल में स्थानांतरित करें। तो ये 9 पॉइंट जो देखे हैं यह फर्स्ट उपचार है, प्राथमिक उपचार है। मैंने आपको समझा दिया, बस आपको इसको अपने तरीक़ा से लिख सकते हैं। आप खुद सोचिए कि आपके आसपास कोई व्यक्ति जल गया है किसी कारण से, तो आप उसको कैसे बचाने जाएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप ही विजिट कर रहे हैं और आपके सामने, और जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम विजिट करता है वही प्राथमिक उपचार भी कर सकता है अगर उसे पता हो तो आप भी कैसे करेंगे कि जले हुए के लिए क्या क्या मदद करेंगे, वही चीज़ लिखना था, मैंने बता दिया। फर्स्ट एड में सबको लिखना है, यहाँ पे इंग्लिश दिया है, ठीक है। आगे चलिए, आगे आता है कि जलने की नर्सिंग देखभाल समझाइए। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि जले हुए मरीज का नर्सिंग देखभाल बताइए, सीधा ये पूछ देगा, या कभी कभी ये पूछेगा कि 70% जले हुए मरीज का नर्सिंग देखभाल बताइए। या तो 70% में जो है मैनेज कर देगा, लिख देगा, या 50% दे देगा, या फिर सीधा पूछेगा कि जलने का नर्सिंग देखभाल बताइए। बड़ी आसान है, मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप में पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप में तोड़िए, समझ गए। अगर हम ऊपर से लेके नीचे तक डायरेक्ट अगर आपको बताते तो अभी तक नहीं होता। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, जलना होता क्या है, जलना का वर्गीकरण यानी जलना का प्रकार कौन कौन सा है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री बता दिए। किन किन कारणों से व्यक्ति जल सकता है, कारण भी बता दिए, ठीक है। अब कारण जब बता दिए तो हमने आपको उसका प्राथमिक सहायता भी बता दिए। हमने ये भी बताया कि कोई अगर जल जाता है तो उसको शारीरिक परिवर्तन क्या देखने को मिलेगा, मीन्स क्या लक्षण होते हैं जलने के बाद, वो भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब हाँ, रूल्स ऑफ 9 भी बता दिए कि कौन मरीज कितना ज़्यादा जला हुआ है, हम कैसे ये तय करेंगे। तो उसको घाव को निर्धारण करने के लिए हमें रूल्स ऑफ 9 है, जो परसेंटेज बाई हमारे बॉडी को बांटा गया है, और जो भाग जितना जला गया है उतना परसेंटेज हम उसको जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा, तो वो भी बता दिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि नर्सिंग देखभाल एक जले हुए मरीज का कैसे करेंगे, मीन्स एक 70% 50% जले हुए मरीजों का नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे होगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए। नर्सिंग देखभाल की बात आती है तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट की जैसे बात आ जाए आपको लक्षण के हिसाब से जो जो लक्षण है
4, 5, 6 पॉइंट लक्षण से उठाइए कि क्या क्या लक्षण इसमें दिखेगा, और उसी लक्षण को दूर करने का सब में 2, 4 लाइनें लिखते चले जाइए, वही नर्सिंग प्रबंध हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट, अब बताइए एक जला हुआ अचानक व्यक्ति जल गया, जला हुआ एक, अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा जल जाता है तो वह एक इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति हो जाता है, उसमें व्यक्ति को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। तो जब उपचार की आवश्यकता जब होती है तो पहला पॉइंट यही होगा कि नर्सिंग के तौर पर, हम एक नर्स के तौर पर जले हुए मरीज का आपातकालीन उपचार करेंगे। आपातकालीन उपचार में क्या क्या करेंगे? सबसे पहले रोगी का वाइटल साइन चेक करेंगे कि रोगी जल गया है तो रोगी का जो जैविक चिन्ह है, जैसे श्वसन हो गया, तापमान हो गया, ठीक है, हार्ट बीट हो गया, SpO2 ऑक्सीजन लेवल हो गया, यह व्यक्ति में सही तरीका से है या नहीं है, तो पहले वाइटल साइन का चेक करेंगे। दूसरा ये चेक करेंगे कि रोगी के कैसे जला है, किस कारण से जला है, जलने का जानकारी प्राप्त करेंगे, उसी आधार पर ट्रीटमेंट भी तय करेंगे। ठीक है, हम लोग देखे हैं लक्षण में कि इसके रिस्पायरेटरी फेल हो सकता है। अब चूंकि रिस्पायरेशन फेल होना एक आपातकालीन स्थिति है, व्यक्ति को अगर रिस्पायरेशन फेल हो जाएगा, श्वसन क्रिया फेल हो जाएगा, मतलब व्यक्ति डेथ कर जाएगा, तो उस कंडीशन में रिस्पायरेटरी फेल होने को पहचानना चाहिए कि व्यक्ति में रिस्पायरेशनी फेल हो रहा है, तो इसका तत्काल उपचार करेंगे, आपातकालीन उपचार। O2 थेरेपी प्रयोग करेंगे। अगर देखेंगे कि श्वसन प्रणाली व्यक्ति का अवरुद्ध हो रहा है, फेल हो रहा है, तुरंत ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। ठीक है, व्यक्ति मुंह से कुछ नहीं खा पी रहा है तो NG ट्यूब लगा देंगे, ट्यूब के माध्यम से तरल देते रहेंगे। इंट्रावेनस IV के माध्यम से भी तरल देते रहेंगे। कैथेटर लगा देना चाहिए मूत्र विसर्जन के लिए। तो ये सब तत्काल आपातकालीन उपचार है जो एक जले हुए मरीज को नर्स के द्वारा की जाने चाहिए आपातकाल में। ठीक है, तो पहला आपातकाल हो गया। अब हम ऊपर देख चुके हैं कि एक मरीज जला हुआ है और जला हुआ मरीज बहुत ज़्यादा तरल की कमी हो जाती है, तो इस तरल को पूर्ति करने के लिए आपको रिहाइड्रेशन के लिए, यानी पुनः शरीर में जल की मात्रा को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पुनर्जलीकरण यानी रिहाइड्रेशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? रोगी को निर्जलीकरण यानी रोगी को पुनर्जलीकरण करने के लिए, यानी बॉडी में निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए तुरंत IV फ्लूइड देनी चाहिए। अब IV फ्लूइड की गणना आप कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि बोतल के बोतल बॉडी में जो है तरल देते जाएंगे, उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तरल देंगे, लेकिन तरल की गणना करते हैं कि कब कितनी तरल देनी चाहिए एक जले हुए को। तो पुनर्जलीकरण के लिए बॉडी में तरल फिर से लाने के लिए आपको याद करना पड़ेगा पार्कलैंड सूत्र। पार्कलैंड सूत्र शरीर में जले हुए मरीज को तरल प्रदान करता है एक अंतराल पर एक मात्रा में, वही पार्कलैंड सूत्र तैयार करता है। ठीक है, समझिए कोई मरीज जो है अभी जला, ठीक है, अभी जलने के 24 घंटे तक जलने के बाद अस्पताल पहुंचा। ठीक है, अस्पताल पहुंचा, उसे तरल दिया जाने लगेगा। अब हम कैसे तरल का निर्धारण करेंगे कि मरीज को कितना तरल 24 घंटे में मिल चुका है? तो उसके लिए पार्कलैंड सूत्र बताता है कि जलने के प्रथम 24 घंटे जो हम द्रव देंगे, जो तरल देंगे, NS हो गया, RL हो गया, अलग अलग तरल है। अब यह तरल जो हम 24 घंटे जलने के बाद जो 24 घंटे तक तरल देंगे, उसकी मात्रा हमको निकालना हो तो शरीर का जला हुआ भाग परसेंटेज में सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि बॉडी कितना ज़्यादा व्यक्ति जला हुआ है। मीन्स अगर 18% अगर जला है तो यहाँ पे 18% लिखेंगे। फार्मूला है इंटू में 0.4, ठीक है, सॉरी 4 ml, इंटू में शरीर का भार अगर 60 kg है तो 60 kg। ठीक है, अब इतना हम जो है पार्कलैंड सूत्र से निकाल देंगे, तब जाके हमारा जो है आपका आ जाएगा फार्मूला। यहाँ पे मात्रा आ जाएगा, प्रथम 24 घंटे में इतना तरल दिया जाएगा। अब आपको जो भी फार्मूला आया पार्कलैंड सूत्र से 24 घंटे में जो मात्रा हमको देना है, हम फार्मूला से निकाल लिए। अब फार्मूला से तो निकल गया कि शरीर का जला हुआ भाग 9%, 18%, 27% जितना भी जला हो इतना लिखेंगे, गुना करेंगे 4 ml से, फिर गुना करेंगे शरीर के भाग 60 kg, 50 kg जितना हो। ठीक है, ये मात्रा बता देगा। अब जो मात्रा आ गया तो ऐसा नहीं है कि ये मात्रा एक ही बेर में हम 24 घंटा के बदला एक ही बेर में दे दें, ऐसा नहीं है। 24 घंटे में द्रव की दी जाने वाली मात्रा से आधी मात्रा शुरुआती 8 घंटे में देते हैं। जैसे 24 घंटे देने के लिए जो हम मात्रा निकाले हैं ना कि इतना द्रव की मात्रा दिया जाएगा, जला हुआ भाग परसेंट इंटू 4 ml इंटू शरीर का भाग, तो ये सारा मात्रा कैलकुलेशन के बाद जितना आएगा वह उसका आधा भाग 24 घंटे में
कितने होते हैं 24 घंटे। इन 24 घंटों में प्रथम जो 8 घंटे जो तरल दिया जाएगा वह इसका आया हुआ आधा भाग दिया जाएगा। समझ गए। एज फॉर एग्जाम्पल गुना भाग इस फार्मूला से करने के बाद अगर हमें 3 लीटर आ गया, 3 लीटर सपोज मानिए कि आया मात्रा कि 24 घंटे में हमें 3 लीटर देना है, तो क्या करेंगे, इन 24 घंटे में जो प्रथम 8 घंटे हम देंगे यह 1.5 लीटर भाग जो है प्रथम 8 घंटे में दे देंगे और बाकी के जो 1.5 लीटर आधा भाग बच जाएगा वह 16 घंटे में देंगे। मतलब शुरुआती 8 घंटे में ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए 1.5 लीटर 8 घंटे में ही दे देंगे और बाकी जो आधा बच जाएगा वह 16 घंटे में देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यह पार्कलैंड सूत्र बता दिया। ठीक है, अब प्रथम 24 घंटे तरल देने के गणना हम कर लिए। अब हम फिर से अगले 24 घंटे, मतलब पहले 24 घंटे में गणना कर लिए, अब दूसरे उससे आगे 24 घंटे में अगर हमें निकालना हो अगले 24 घंटे के लिए द्रव की मात्रा, तो कुछ नहीं करना है, सब चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ 4 ml के जगह पर 0.5 ml आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, 0.5 ml आपको लिखना है और बाकी वही है, जितना आएगा मात्रा उसका आधा घंटा, उसका आधा भाग 8 घंटे में दे देंगे, बाकी के आगे 16 घंटे में आधा भाग देंगे। तो यही आपका पार्कलैंड सूत्र हो जाता है। बड़ी आसानी है, सिर्फ चेंज होता है 0.5 ml, इसको आपको ध्यान में रखकर चलना है। ओके, आगे चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आता है तीसरा है संक्रमण से बचाव। अब एक जले हुए मरीज को संक्रमण का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि जलने के बाद वहाँ पे मक्खी उक्खी बहुत ज़्यादा लग सकता है, तो संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक देते रहते हैं। ठीक है, टिटनस का टीका लगा देते हैं क्योंकि जले हुए मरीजों को टिटनस का खतरा रहता है। घाव की ठीक प्रकार से सफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद घाव की विधिवत तरीके से जो त्वचा वहाँ पे जल चुका है उसको हटाते हैं, साफ करते हैं। रोगी के घावों पर एंटी माइक्रोबियल क्रीम लगाते हैं ताकि कोई भी मक्खी उखी या सूक्ष्म जीव उस पर प्रवेश न करे। ठीक है, तो ये संक्रमण से बचाव के लिए काम करते हैं। आगे है सामान्य प्रबंध यानी जनरल मैनेजमेंट। जनरल सामान्य प्रबंध के कहने का मतलब है कि कुछ सामान्य प्रबंध भी करते हैं, जैसे रोगी से दर्द की गंभीरता पूछते हैं, कितना ज़्यादा दर्द है, चूँकि ज़्यादा दर्द होगा तो उसी अनुसार दवाई भी दिया जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा दर्द हो, तीव्र दर्द हो तो सल्फेट जो है मॉर्फिन सल्फेट IV मार्ग से देंगे। घाव पर लंबे समय तक ड्रेसिंग करने से बचना चाहिए, इससे होता यह है कि वहाँ पे बिल्कुल हवा हुआ प्रवेश नहीं करेगा और वहाँ का और त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। रोगी को आरामदायक स्थिति दे, रोगी व उसके परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा दे, मन की सांत्वना दे, हेल्प करे कि पेशेंट ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह कुछ सामान्य प्रबंध है जिससे जो चीज़ ऊपर नहीं लिख पाए वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बर्न से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है कि इसको जो है अच्छे से करना है। ठीक है, और देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ, आप इस फार्मूला को याद रखिए या नहीं रखिए, बट आपको ये फार्मूला जरूर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जनरल फार्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखे या नहीं रखे, बट इसको याद रखना जरूरी है। प्रथम 24 घंटे में ये द्रव की मात्रा आपको जरूर याद होनी चाहिए कि बॉडी बर्न परसेंटेज में इंटू 4 ml इंटू बॉडी वेट, और आपको प्रथम जो भी आएगा उसका आधा 8 घंटे में प्रथम, फिर बाद के 16 घंटे में आधा दिया जाएगा। बस इतना जरूर याद रखिए डिहाइड्रेशन देने के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया।